Welcome friends, now let us learn about the light independent reaction which is also called as dark reaction. फोटोसिंथेसिस में अब तक हमने ये देखा कि जो फोटोसिंथेसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एक फेज़ है जिसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं और दूसरा एक फेज़ होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में इसके पहले वीडियोस में हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने नॉन साइक्लिक मोड ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा था डिटेल में, साइक्लिक मोड ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन देखा था। उसमें हमने ये देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है उसमें हमने ये देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है यहाँ पर ग्रेना है, फिर यहाँ पे थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और पूरा लाइट एनर्जी का जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है वो ग्रेना के अंदर हो रहा है, ग्रेना से रिलेटेड है। लेकिन जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है जिसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, वो रिएक्शन कहाँ पर होगा? सो दैट रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो प्लांट के सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा के अंदर जो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या फिर डार्क रिएक्शन होता है। सो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो है इट इज द सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये सेकेंड फेज है फोटोसिंथेसिस का। सो इट इज द सेकेंड फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका प्रेजेंस कहाँ पर होता है? वेयर इट अकर्स? सो इट अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। सो लाइट independent reaction it occurs in the stroma of chloroplast. Since it is independent of the light, it is not directly dependent on the light, therefore it is also called as dark reaction. इसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं बिकॉज डायरेक्टली ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। अभी डार्क रिएक्शन का प्रेजेंस जो है सबसे पहले किसने दिया था? सो देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड ब्लैकमैन। ब्लैकमैन वाज द साइंटिस्ट। ही established the presence of डार्क रिएक्शन। सो ब्लैकमैन ने डार्क रिएक्शन के प्रेजेंस को जो एस्टैब्लिश किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देयरफॉर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन। इसको हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अभी ये रिएक्शन में क्या होता है कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमने देखा था वहाँ पे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने एसिमिलेटरी पावर के बारे में देखा था। एसिमिलेटरी पावर में वहाँ पे हमने ये देखा था कि ATP एंड NADPH2 का सिंथेसिस होता है। सो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स थे ना, वो प्रोडक्ट का यूज़ यहाँ पर होगा। सो हमने देखा था कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो है यहाँ पर ATP एंड NADPH2 का सिंथेसिस हुआ था और वो जो है दे आर द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। सो वो दोनों प्रोडक्ट का यूज़ जो है अब यहाँ पर डार्क रिएक्शन में होता है। सो दिस रिएक्शन यूजेस द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को जो है डार्क रिएक्शन में यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, दैट इज ATP एंड NADPH2। हमने लाइट रिएक्शन में यही देखा था कि ये दोनों मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है लाइट रिएक्शन में। उसके बाद में ये रिएक्शन को हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, वहाँ पे NADPH2 भी चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP भी चाहिए। आगे चल कर के CH2O एक कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्मूला है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज होता है, दैट इज C6H12O6। इसके साथ में जो है आगे NADP एंड ADP बनेगा। सो एक जनरल रिएक्शन जो है हम दे सकते हैं डार्क रिएक्शन में। जो है ये पूरा रिएक्शन हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का जो है यहाँ पे सिंथेसिस होगा। सो दिस इज अबाउट द लाइट रिएक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डार्क रिएक्शन। अभी लाइट रिएक्शन को जो सारे रिएक्शंस है ना, कि लाइट रिएक्शन में हम देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, या फिर कैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे स्ट्रोमा के अंदर फिक्स किया जा रहा है इनटू कार्बोहाइड्रेट।
और कैसे कहाँ पर जो है NADPH2 एंड ATP को यूज़ किया जा रहा है। सो ये पूरे रिएक्शंस को जो है डिटेल में आउटलाइन किया था। डिटेल रिएक्शन का जो एक पाथवे होता है, जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस इसमें होगा, उसको दिया था डॉक्टर केल्विन ने। सो आगे जो हम पूरा रिएक्शन पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, वो पूरे पाथवे को, वो रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल के नाम से, पॉपुलरली उसको केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है, जिसको हम C3 पाथवे भी बोलते हैं। सो अभी इसके बाद में हम डिटेल में देखते हैं कि केल्विन साइकिल क्या होता है। Okay guys, so now let us learn about the Kelvin cycle which is also called as C3 cycle. अभी केल्विन साइकिल के ऊपर जो पूरा डिटेल में काम किया था वो डॉक्टर मेल्विन केल्विन ने काम किया था। सो डॉक्टर मेल्विन केल्विन 1953 में जो है इन्होंने काम किया केल्विन साइकिल के ऊपर, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के ऊपर, जो कि कहाँ पर होने वाला है, ये अपना क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो यहाँ पर स्ट्रोमा होता है, ये स्ट्रोमा के अंदर जो है केल्विन साइकिल पूरा ऑपरेट होगा। अभी केल्विन साइकिल इसको हम क्यों बोलते हैं, C3 साइकिल क्यों बोलते हो, आगे हम डिटेल में देखेंगे। केल्विन ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। सारे रिएक्शंस जो है बायोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस है, वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो है वो सब केल्विन ने दिया था, केल्विन ने डिड्यूस किया था, एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल ने किसके ऊपर वर्क किया था केल्विन साइकिल को डिराइव करने के लिए, केल्विन साइकिल बताने के लिए। सो केल्विन यूज्ड टू अलगे, उन्होंने अलगल सेल्स लिए थे, यूनिसेलुलर अलगे थे। एक था क्लोरेला, केल्विन ने क्लोरेला एंड डेस्मस के ऊपर वर्क किया था। ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर अलगे, दिस आर द यूनिसेलुलर अलगे। केल्विन इनके ऊपर काम किए थे। ये दोनों नाम ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। केल्विन ने ये दोनों अलगे के ऊपर काम करते वक्त इन्होंने एक स्पेशल टाइप का CO2 लिया था, 14CO2, मतलब कि आइसोटोप लिया था कार्बन का, और ये आइसोटोप कार्बन का जो है इनको फेड किया था। उसके बाद में केल्विन ने क्या किया कि ये सस्पेंशन में से क्लोरेला एंड सेनीडेस्मस सैंपल को लिया और उसको एक टाइम इंटरवल के बाद में एनालाइज करते गए, और फिर कार्बन के पूरे पाथ को जो उन्होंने ट्रेस किया। सो यहाँ पे ट्रेस करने के लिए कौन सा कार्बन यूज़ किया गया था? सो रिमेंबर दैट इट वाज 14C। कार्बन का 14C जो है ये एक आइसोटोप है, वो केल्विन ने यूज़ किया था। सो he deduced the series of biochemical reaction using the heavy isotopes of 14C। उसके बाद में उनको ये मिला कि पूरे साइकिल को कंप्लीट होने के लिए इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 90 सेकेंड्स। ये 90 सेकेंड्स में पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। केल्विन ने क्या देखा कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर एक एक्सेप्टर होता है, और वो एक्सेप्टर क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा। सो जैसे ही सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में है। अभी यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में यहाँ पर एक एक्सेप्टर होता है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। दिस इज द एक्सेप्टर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये एक्सेप्टर क्या करता है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और वो जो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा, एक्सेप्टर प्लस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। अभी ये जो स्टेबल कंपाउंड है, ये स्टेबल कंपाउंड विल अंडरगो सीरीज ऑफ साइक्लिक रिएक्शंस। ये इट विल अंडरगो द सीरीज ऑफ रिएक्शंस। सीरीज ऑफ रिएक्शंस होने के बाद में क्या दिखेगा कि आगे हमें जो है एक फिक्स्ड मॉलिक्यूल मिलता है, जिसको हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। सो एटमॉस्फेरिक CO2 जो है फाइनली वो फिक्स होगा, और इसके बाद में हमें आगे क्या मिलेगा कि यहाँ पे फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा।
और यहाँ पे जो एक्सेप्टर था ये वापस से यहाँ पे रीजनरेट होगा। सो देयर इज रीजनरेशन ऑफ द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का यहाँ पे वापस से रीजनरेशन होता है। केल्विन ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, जो पूरा रिएक्शन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है, ये एक साइक्लिक मैनर में होता है। मतलब इसका क्या हो रहा है कि एक्सेप्टर ने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, वो स्टेबल कंपाउंड में सीरीज ऑफ चेंजेस हुए और फाइनली जो है वापस से यहाँ पे एक्सेप्टर रीजनरेट हो रहा है और बीच में जो है वहाँ पर एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का। सो क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड और फिक्स्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पे एक्सेप्टर जो है रीजनरेट हो रहा है। सो ये पूरा एक साइक्लिक रिएक्शन से और इसीलिए इसको हम केल्विन साइकिल नाम से जानते हैं और आगे हम देखेंगे कि इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं। ना वाई इट इज कॉल्ड एज C3 साइकिल, बिकॉज यहाँ पे जो स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है इसमें वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड। सो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड सिंस इट इज 3 कार्बन कंपाउंड, therefore Kelvin cycle is also called as C3 साइकिल। इसीलिए केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। वाई केल्विन साइकिल इज कॉल्ड एज C3 साइकिल? बिकॉज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन केल्विन साइकिल इज द 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है? सो रिमेंबर दैट इट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, शॉर्ट में इसको हम PGA बोल सकते हैं। केल्विन साइकिल को जो एक और नाम से जाना जाता है केल्विन बेंसन साइकिल। इट इज पॉपुलरली ऑल्सो नोन एज केल्विन बेंसन साइकिल। अभी आगे चल करके हम डिटेल में देखते हैं केल्विन साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स है, कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं और कैसे एग्जैक्टली यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कैसे रीजनरेट होता है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। नाउ लेट अस लर्न इन डिटेल अबाउट द केल्विन साइकिल और C3 साइकिल को हम साइक्लिक फॉर्म में इसको देख लेते हैं कि ये पूरा रिएक्शन कैसे होता है। सो हमने ये देखा कि फर्स्ट जो एक्सेप्टर होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, हमने ये जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा था जहाँ पे हमने ये देखा कि ये स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर ग्रेना है और ये स्ट्रोमा के अंदर यहाँ पर एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। वो एक्सेप्टर जो होता है ना वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है जिसको हम RUBP बोलते हैं। सो ये RUBP और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज RUDP भी बोलते हैं। इट इज़ अ 5 कार्बन कंपाउंड, ये 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं। RUBP का मतलब होता है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट और RUDP का मतलब राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। ये 5 कार्बन कंपाउंड है, ये कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। ये 5 कार्बन कंपाउंड क्या करेगा कि एटमॉस्फेरिक CO2 को जो है एक्सेप्ट करेगा। ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है? सो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रहा है। एटमॉस्फेयर का CO2 जो है स्ट्रोमा के अंदर आया है यहाँ पे और ये CO2 को ये RUBP जो है, कंसिडर दैट दिस इज़ द RUBP। ये RUBP ने CO2 को यहाँ पे एक्सेप्ट किया। बीच में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और वो इंटरमीडिएट होता है 6 कार्बन कंपाउंड, वो एक अनस्टेबल कीटो एसिड होता है। सो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा दैट इज़ द अनस्टेबल कीटो एसिड। यहाँ पे बीच में एक अनस्टेबल कीटो एसिड का फॉर्मेशन हुआ। इट इज़ अ 6 कार्बन कंपाउंड। आगे चल करके ये जो अनस्टेबल कीटो एसिड है 6 कार्बन कंपाउंड, ये स्प्लिट हो जाता है, इसका ब्रेकडाउन होता है। हम देखते हैं कि ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है। सो यहीं पर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एक एंजाइम होता है। कंसिडर करो कि एग्जैक्टली इसका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है बट यू विल रिमेंबर इट। सो मैं पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये एक एंजाइम है जिसका नाम होता है र्यूबिस्को। इट इज़ द र्यूबिस्को। अब ये र्यूबिस्को क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो CO2 है और यहाँ पे RUBP है। सो ये RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है र्यूबिस्को के प्रेजेंस में। मतलब कि पूरे रिएक्शन को कैटालाइज कौन करेगा? एक एंजाइम करेगा और वो एंजाइम कौन सा है? र्यूबिस्को है।
रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, रूबिस्को. सो राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, C stands for carboxylase, O stands for oxygenase. So it is Rubisco is ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase and ऑक्सीजनेज, ये फुल फॉर्म है वो एंजाइम का रूबिस्को का. सो RUBP कार्बन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है रूबिस्को के प्रेजेंस में, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज अनस्टेबल कीटो एसिड. ये अनस्टेबल है. अभी ये अनस्टेबल कीटो एसिड जो है रूबिस्को के प्रेजेंस एंड वाटर के प्रेजेंस में ही ब्रेक हो जाता है. ब्रेक होने के बाद में ये फॉर्म करेगा PGA मॉलिक्यूल. अभी अपने कन्वीनियंस के लिए जो है ना, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP ले लेते हैं. सो यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हम ले लेते हैं. सो जो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो अनस्टेबल कीटो एसिड है वो भी हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिलेगा. अभी जो ये अनस्टेबल कीटो एसिड है ना, ये 6 कार्बन कंपाउंड है. सो एक मॉलिक्यूल ऑफ द कीटो एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, अगर वो 2 में ब्रेक हो रहा है, सो 3 कार्बन कंपाउंड का हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेगा. सो यहाँ पे जो PGA होता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ना 3 कार्बन कंपाउंड होता है. सो अगर एक कीटो एसिड हमें 2 PGA देगा, 2 PGA क्यों मिलेगा? क्योंकि कीटो एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है, PGA 3 कार्बन कंपाउंड है. सो एक 6 कार्बन कंपाउंड अगर ब्रेक होगा 2 में, 3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल मिल रहा है, मतलब एक कीटो एसिड से हमें 2 PGA मिलेगा. सो 6 कीटो एसिड्स विल गिव अस 12 PGA. सो हियर वी विल गेट 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ये होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. अभी ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है आगे चल करके ये कन्वर्ट होगा, इसका फॉस्फोराइलेशन एंड रिडक्शन होता है. ये प्रोसेस को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन होने के बाद में जो अगला प्रोसेस होगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन. यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, इट इज़ कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन. अभी इसके बाद में PGA दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन एंड रिडक्शन होगा. सो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा कौन सा होगा यहाँ पर? दैट इज द रिडक्शन. सो रिडक्शन होने के बाद में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है फाइनली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है PGAL में. अभी PGAL में कैसे कन्वर्ट होगा वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है इसका फॉस्फोराइलेशन होगा. सो जब फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉस्फोराइलेशन होगा, सो PGA का फॉस्फोराइलेशन होने के लिए फॉस्फेट चाहिए. वो फॉस्फेट कहाँ से आएगा? सो ATP मॉलिक्यूल से आएगा. वो ATP कहाँ से आ रहा है? सो ATP जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या फिर जो फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो ATP सिंथेसाइज हुआ था वही ATP अब यहाँ पे यूज़ होगा. सो यहाँ पे PGA के साथ में ATP का यूज़ किया जाएगा और इसके बाद में जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट वो होता है 1,3-DiPGA एंड ADP दैट इज़ 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ये होता है सिर्फ 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. अभी 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहाँ पे बीच में कहीं तो ये बनेगा. 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड का आगे चल करके रिडक्शन होगा. सो ये जो यहाँ पर रिएक्शन एक हो गया ये होता है फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन हुआ सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन के बाद में. उसके बाद में फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में रिडक्शन होगा. किसका रिडक्शन होगा? सो 1,3-DiPGA का रिडक्शन होगा. अभी रिडक्शन होने के लिए क्या चाहिए? रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन. हाइड्रोजन आयन कौन डोनेट करेगा या हाइड्रोजन कौन डोनेट करेगा? सो जो एसिमिलेटरी पावर, जो रिड्यूसिंग पावर हमने देखा था फोटोफॉस्फोराइलेशन में, वहाँ पर था NADPH2. अभी वही NADPH2 जो है यहाँ पे हाइड्रोजन डोनेट करेगा. सो NADPH2 यहाँ पर आएगा एंड 1,3-DiPGA इज कन्वर्टेड इनटू PGAL दैट इज़ 3-फॉस्फोग्लिसरल अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिल जाएगा NADP.
सो फाइनली हमें क्या मिल रहा है, रिडक्शन होने के बाद में, फॉस्फोराइलेशन एंड रिडक्शन होने के बाद में फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमें मिल रहा है PgAl। सो ये PgA से हमें मिल रहा है PgAl। सो यहाँ पे हमें PgAl मिलेगा फाइनली। कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl मिलेगा? सो हमारे पास में यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgA था। सो हियर वी विल गेट 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl, और ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl से आगे कार्बोहाइड्रेट बनेगा और ये RuBP वापस से रीजनरेट होगा। सो यहाँ पर हमने क्या क्या यूज़ किया? सो यहाँ पे हमने एसिमिलेटरी पावर यूज़ किया है। एसिमिलेटरी पावर का जो है यहाँ पर यूज़ किया गया, और एसिमिलेटरी पावर क्या था? ATP एंड NADPH2। कितना चाहिए हमें? सो यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgA के लिए 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP चाहिए एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2 भी चाहिए। सो ये जो है इनका यूज़ कर लिया गया है यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस में। रिडक्शन होने के बाद में आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे सिंथेसिस होगा, और किसका सिंथेसिस होगा? सो आगे देखेंगे कि सिंथेसिस होगा कार्बोहाइड्रेट का, और यहाँ पे रीजनरेशन हो जाएगा किसका? RuBP का। सो सिंथेसिस के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl का यूज़ होगा। सो टोटल 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ PgAl हमारे पास हैं। 12 में से 2 मॉलिक्यूल्स नीचे सिंथेसिस के लिए जाएगा कार्बोहाइड्रेट के, और बचा हुआ जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं दैट विल गो फॉर दी RuBP का रीजनरेशन। सो यहाँ पर PgAl जो है ये इंटर कन्वर्टिबल है इनटू DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। DHAP का फुल फॉर्म होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इट इज़ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अभी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं PgAl में से। 2 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल PgAl होता है, एक इसमें आइसोमराइज हो जाता है DHAP में। यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा, वो एंजाइम का नाम होता है ट्राइएज फॉस्फेट आइसोमरेज। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl नीचे आया, उसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl आइसोमराइज हो गया DHAP में। अभी 1 मॉलिक्यूल ऑफ DHAP एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ PgAl, जो कि तीन कार्बन कंपाउंड है, दोनों एक साथ में मिल करके यहाँ पे नीचे एक प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम बोलते हैं फ्रुक्टोज। इट इज फ्रुक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट। अभी फ्रुक्टोज 1,6-डाईफॉस्फेट का डीफॉस्फोराइलेशन होगा। डीफॉस्फोराइलेशन का मतलब कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो है बाहर निकलेगा। सो इससे एक फॉस्फेट जब बाहर निकल गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में, सो हमें यहाँ पर मिलेगा फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। अब ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट जो है ये आइसोमराइज हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? सो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है इसका वापस से डीफॉस्फोराइलेशन होगा, और फाइनली यहाँ पे ग्लूकोज का जो है सिंथेसिस हो जाएगा, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। और वही मेन पर्पस था अपना। यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है ये होता है 6 कार्बन कंपाउंड। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर 6 कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हुआ था, उसको एक्सेप्ट किया था RuBP ने, और वो 6 के 6 कार्बन जो है यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्म में यहाँ पे उसको फिक्स कर लिया गया है, रिड्यूस किया गया है। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि रीजनरेशन कैसे होगा। सो ये तो हो गया सिंथेसिस। नाउ हियर देयर विल बी रीजनरेशन ऑफ द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। सो रीजनरेशन होने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे साइक्लिक रिएक्शंस होते हैं जिसको हम शुगर फॉस्फेट इंटर कन्वर्जेंस बोलते हैं, जिसमें बीच में जो है एरिथ्रोज होगा, एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, एरिथ्रोज आगे चल करके सीडोहेप्टुलोज बनाएगा, सीडोहेप्टुलोज। ये सभी जो है शुगर से, एक टाइप के कार्बोहाइड्रेट से आगे चल करके यहाँ पे RuMP होगा। अब ये जो RuMP होता है, दिस RuMP इज फॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म द RuBP। RuMP का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोलोज
राइबुलोज 5 मोनोफॉस्फेट। ये RUMP जो कन्वर्ट होता है RUBP में, तो यहाँ पे एक ATP मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ किया जाएगा, क्योंकि यही जो है फॉस्फेट को डोनेट करेगा। सो RUMP इज़ कन्वर्टेड फाइनली इनटू द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, इनिशियल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, दैट इज़ RUBP। सो ये पूरा अपना केल्विन साइकिल है। सो केल्विन साइकिल में हम देख सकते हैं कि इसमें मेजर 3 स्टेप्स हैं, और वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहला है कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन, और उसके बाद में तीसरे स्टेप को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंथेसिस एंड रीजनरेशन। सो इसको, ये स्टेप्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि केल्विन साइकिल में जो है टोटल 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप जो है दैट इज़ द कार्बोक्सिलेशन, दूसरा स्टेप हमने देखा इट वॉज द रिडक्शन, एंड थर्ड स्टेप इज सिंथेसिस एंड रीजनरेशन। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। अभी अगर आप लोगों को केल्विन साइकिल एक्सप्लेन करने के लिए आता है, सो आप स्टार्टिंग से बताइए कि केल्विन साइकिल किसने डिस्कवर किया था, क्या यूज़ किया था, केल्विन साइकिल में एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन होता है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होता है, केल्विन साइकिल को और कौन से नाम से हम जानते हैं। उसके बाद में बताइए केल्विन साइकिल मेनली इट इंक्लूड्स 3 स्टेप्स, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला कार्बोक्सिलेशन होता है। आप कार्बोक्सिलेशन को एक्सप्लेन कीजिए कि कार्बोक्सिलेशन में जो है एक इनिशियल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, वो होता है RUBP, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को, और फर्स्ट अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जो स्प्लिट होगा इनटू 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज़ PGA का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन में सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि फॉस्फोराइलेशन होगा, उसके बाद में रिडक्शन होगा, एंड देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ PGAL, जो कि 12 मॉलिक्यूल्स हमें मिलेगा। वो 12 मॉलिक्यूल्स में से 2 मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए जाएंगे, और उसके बाद में बचे हुए 10 मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे रीजनरेशन में जाएंगे। सो रीजनरेशन को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि रीजनरेशन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन्स हो रहा है। किसका इंटर कन्वर्जन हो रहा है रीजनरेशन में? सो इंटर कन्वर्जन ऑफ शुगर फॉस्फेट्स का इंटर कन्वर्जन होगा, एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो है वो रीजनरेट होगा। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, इनिशियल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज रीजनरेटेड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द केल्विन साइकिल, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे एक लीफ के सेल्स के अंदर या प्लांट के वो पार्ट जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहाँ के सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में कैसे एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जा रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है इनटू कार्बोहाइड्रेट, और वहाँ पे जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है कैसे उसका रीजनरेशन हो रहा है। केल्विन साइकिल में यहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे ग्लूकोज यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस हो रहा है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिक्स होकर के, और यहाँ पे इनिशियल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का रीजनरेशन हुआ। इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि कितना टोटल नंबर ऑफ ATP एंड NADPH का यूज़ होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, तो वो आप लोगों को कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो रिमेंबर, हमने यहीं पे देखा कि 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 का यूज़ वहीं पे हो गया। इसके अलावा जो है यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूज़ होगा, सो दैट 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP जो है हमें यहाँ पे मिल सकें। ये सब 6 मॉलिक्यूल्स होंगे। सो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का यूज़ वहाँ पे हुआ, सो 12 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। सो केल्विन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए या फिर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए टू सिंथेसाइज 1 ग्लूकोज वी रिक्वायर 12 plus 6 ATP, that is 18 ATP plus 12 NADPH2। सो इतना हमें चाहिए किसके लिए? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए। अभी 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितना कार्बन होता है? 6 कार्बन होता है। सो 6 कार्बन या 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? सो वी रिक्वायर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना ATP एंड NADPH2 चाहिए। सो 6 को फिक्स करने के लिए भी
18 ATP एंड 12 NADPH2 चाहिए, तो इसका आंसर भी सेम ही होगा। लेकिन अगर कभी कभी आप लोगों को पूछता है कि 3 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितना ATP चाहिए, या फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना ATP चाहिए, सो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू कि 1 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितना ATP और कितना NADPH2 चाहिए। सो सिंपल सा एक कैलकुलेशन है कि इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। सो 18 डिवाइडेड बाय 6, सो हमें वो मिल जाएगा नंबर ऑफ ATP कि 1 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना ATP चाहिए। सो 1 कार्बन 6 को फिक्स करने के लिए 18, सो 1 को फिक्स करने के लिए 18 डिवाइडेड बाय 6, सो वी विल गेट 3 ATPs। दूसरा NADPH2 कितना चाहिए, सो 6 को फिक्स करने के लिए हमें लगा था 12 NADPH2, सो 1 को फिक्स करने के लिए हमें लगेगा 2 NADPH2, 1 को फिक्स करने के लिए। अगर 3 के लिए पूछा है तो यू विल मल्टीप्लाई 3 बाय 3, सो 9 ATP 3 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए। ऐसे ही कितना NADPH2 टू फिक्स 3 कार्बन डाइऑक्साइड, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 6 NADPH2 molecule. So that's it about the Kelvin cycle.